हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी इन्वेस्टमेंट वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने इस 11 डेज चैलेंज टू लर्न बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के जो पहला डे था, हमारा पहला लेक्चर था, उसको अच्छा प्यार दिया। ठीक है, अब हम आज सेकेंड डे की तरफ बढ़ चुके हैं और सेकेंड डे में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक चीजें होंगी, पर हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ चीजें पता हो और कुछ चीजें ना पता हो। एंड साथ ही साथ आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट, कि कौन कौन इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, पार्टिसिपेंट्स इन स्टॉक मार्केट, देन हाउ ट्रांजेक्शन हैपेंस इन स्टॉक मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजेक्शन कैसे होता है स्टॉक मार्केट में, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन का मैं आपको फ्लो समझाऊंगा। एंड रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। अंततः स्टॉक मार्केट का करता धरता कौन है, सारे स्टॉक मार्केट को कौन एक तरह से देखता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम को कौन देखता है, आरबीआई देखता है, वैसे ही जो स्टॉक मार्केट है उसको भी कोई ना कोई बॉडी रेगुलेट कर रही होगी, तो उस बॉडी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में जनरली जो इन्वेस्टर्स है, जो पैसा लगा रहा है, वो कौन कौन है। सबसे पहले डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि मैं आप, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको हम जनरली डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स के नाम से जानते हैं, कि वो लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे डायरेक्ट शेयर्स के थ्रू हो, डायरेक्ट या फिर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के फॉर्म में हो। ठीक है, दूसरे होते हैं एनआरआईज एंड ओसीआईज। ठीक है, तो ये लोग जो इंडिया में नहीं है, बाहर रह रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, जो बाहर रह रहे हैं, जिनको हम नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी बोलते हैं, एनआरआईज बोलते हैं, वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, है ना, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं इंडिया के अंदर, जैसे एलआईसी हो गई, है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेट बॉडी जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है ना। देन आपकी डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज बोल लीजिए। ठीक है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, निपॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एडलवीज, है ना। देन और भी बहुत सारी जो है, मिराई एसेट हो गया, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी जो इंडिया में काम कर रही हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, देन एफ आई आईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डोमेस्टिक कॉर्पोरेट भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको हम एफ आई आईज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आगे हम डिस्कस करते हैं अदर पार्टिसिपेंट्स इन स्टॉक मार्केट, की जो पार्टिसिपेंट्स है वो कौन कौन होते हैं। देखो, इन्वेस्टर तो एक पार्टिसिपेंट है ही, ठीक है, इन्वेस्टर तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट में। कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, आप हैं, आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, अभी हम डीमैट अकाउंट की बात करेंगे। ठीक है, आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है, आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया, बट जो डीमैट अकाउंट होगा वो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होगा, है ना। बैंक अकाउंट से इस डीमैट अकाउंट में पैसे जाएंगे और इस डीमैट अकाउंट से आप शेयर्स बाय कर सकते हो, है ना। यही प्रोसेस होता है, सिंपल सा। तो बैंक्स इज आर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। आपका चाहे एसबीआई में अकाउंट है, पीएनबी में, एचडीएफसी में, जिस भी बैंक में अकाउंट है, वो आपका डीमैट अकाउंट से लिंक हो जाता है। दूसरा, स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, जो डीमैट अकाउंट खुलता है, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है ना, जो जो भी आपका अकाउंट खुलता है वो किसके पास खुलता है, आपका स्टॉक ब्रोकर के पास खुलता है, जैसे जीरोधा, ग्रो, एनजे, अपस्टॉक्स। ठीक है, अलग अलग जो है ब्रोकर अवेलेबल है आज के टाइम में। ठीक है, तो इनके पास जो है वो ये आपका स्टॉक ब्रोकर जो है, इनके पास आपका अकाउंट खुल जाता है, जहां पर आप बेसिकली ट्रेडिंग करते हो, है ना। जो आपके जितने भी आपके शेयर्स हैं वहीं जो है ट्रेड होते हैं सारे के सारे। तो स्टॉक ब्रोकर्स, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, सिंपल सी बात ये है कि जैसे अब स्टॉक एक्सचेंज है आपका, एनएससी और बीएससी, आपके दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, है ना। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेनली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो दो स्टॉक एक्सचेंज है, इनके ऊपर ट्रेडिंग होती है ना। तो आप डायरेक्टली जो है
एनएससी बीएससी के पास जाके नहीं ट्रेडिंग कर सकते, आपको बीच में एक ब्रोकर चाहिए, तो ब्रोकर आपका बेसिकली ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई आपकी, है ना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती है, जितनी भी कंपनीज है इंडिया में उनको एक रेटिंग देती है कि एक कंपनी जो है किस रेटिंग में फॉल करती है, जैसे A+, A++, C++, B++, तो मतलब अलग अलग रेटिंग्स के बेस पे कंपनी की जो डेट लेने की और जो कंपनी की डेट सॉल्वेंसी है, जो कंपनी ने पैसे ले रखे हैं उसकी देखी जाती है कि भाई कंपनी कितने हद तक अपना पैसा जो है रीपे कर सकती है, उसके बेसिस पे रेटिंग की जाती है। तो क्रिजल हो गया, आईसीआरए हो गया, ठीक है, ये अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में, और भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, बट मेनली ये है। के रेटिंग भी है ना। चलिए अब आगे चलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स का क्या काम है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ एक, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो सेम आपका एक म्यूचुअल फंड अकाउंट होगा, है ना। म्यूचुअल फंड अकाउंट से आपने एएमसी को, या फिर जैसे मान लो कि आपने एडलवीज की किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, ठीक है, एडलवीज में लगा दिया, या मान लो क्वांट में लगा दिया, या मान लो निपॉन में लगा दिया, किसी में भी लगा दिया, ठीक है। तो जब आप निपॉन के फंड में पैसा दे रहे हो तो उस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, उस फंड को मैनेज कर रहा है आपका पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, उसी को हम पोर्टफोलियो मैनेजर बोलते हैं। वो उस फंड को मैनेज करता है, उस फंड में कौन से शेयर लेने हैं वो डिसाइड करता है। देन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ठीक है, इसके आरटीएस के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूंगा कि आरटीएस क्या काम करते हैं। डिपॉजिटरीज के बारे में बात करूंगा, सीडीएसएल एनएसडीएल के बारे में बात करूंगा, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे, ये भी वही सेम जो आपके ब्रोकर होते हैं जनरली, वही डिपॉजिटरी आपके पार्टिसिपेंट होते हैं। क्लियरिंग हाउस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो अब सुनो, सबसे पहले ये जो लास्ट की 3-4 चीजें मैं समझाई उसको मैं डिटेल में अभी समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि शेयर सर्टिफिकेट आज के टाइम में जो शेयर है वो सारे के सारे डीमैट अकाउंट में आते हैं, आपके डिजिटल अकाउंट में आते हैं। बट पहले के टाइम में कंपनीज ऐसे, देखो ये शेयर सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, फिजिकल शेयर्स अलॉट किए जाते थे। बट आज के टाइम में आपको देखो ऐसे दिखेगा, आपके जो शेयर है, जैसे मान लो कि मैंने एमी ऑर्गेनिक्स का शेयर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 50 शेयर हैं, एवरेज प्राइस मेरे पास 1119.8 का है, 55,990 की मेरी इन्वेस्टमेंट है, और 57,240 का मेरे पास प्रॉफिट है। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो अब शेयर जो है वो अब मेरे पास डीमैट डिजिटल फॉर्म में है, पहले आपके पास शेयर्स ऐसे इस फॉर्म में हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अब पार्टिसिपेंट्स इन स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा था आपसे कि सबसे पहली बात आपको मैं समझा देता हूं, जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का वो है सेबी। सेबी जो है पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है। देन एफआईआईज डीआईआईज के बारे में मैंने आपको समझा दिया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। अब इन इन्वेस्टर का बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है, बैंक में अकाउंट होगा। बैंक में अकाउंट होने के बेसिस पे ही आप ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं, है ना। ब्रोकर के पास आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, ठीक है। आप इसी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हो, जैसे रिलायंस का शेयर लेना है, टाटा का, या फिर किसी भी कंपनी का शेयर लेना है, तो आप वो शेयर जो है वो बाय एंड सेल कर सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है। अब जब वो शेयर बाय एंड सेल करते हो तो आपका जो शेयर है वो डिपॉजिटरी के पास जो है जाके डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिटरी के पास क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, और डायरेक्टली आप डिपॉजिटरी के पास अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। तो वही जो ब्रोकर होता है वही आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी बन जाता है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे ग्रो है, मान लीजिए ग्रो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, तो ग्रो का अकाउंट आपका सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल में बना होगा, सीडीएसएल में बना है आई थिंक ग्रो का अकाउंट, तो सीडीएसएल में मान लीजिए बना हुआ है, तो सारे के सारे जो आपके शेयर थे वो सीडीएसएल में होंगे, ग्रो के पास होंगे, और आप उसके बेनिफिशियल ओनर होंगे, यू विल बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज। और क्लियरिंग हाउसेस का क्या काम होता है, क्लियरिंग हाउसेस का सिंपल काम ये होता है कि अगर कोई बायर एंड सेलर है, ठीक है, तो उनके बीच में सारा का सारा ट्रांजेक्शन प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करवाना, और वो स्टॉक जो बाइंग एंड सेलिंग हुआ है उसको क्लियर करवाना कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन बायर ने बाय कर लिया, सेलर ने
सेल कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि आपका जो बैंक अकाउंट है और जो आपका डीमैट अकाउंट है वो दोनों अलग अलग अकाउंट होते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट में आपके पास जो पैसे हैं, जो कैश है वो पड़ा हुआ है ना, जो आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रखे हैं वो डले हुए हैं वहां पर, या फिर वो एज अ बैलेंस शो हो रहे हैं वहां पे। बट जो डीमैट अकाउंट है उसमें आपको स्टॉक, जो आप स्टॉक बाय कर रहे हो, जो आप म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो, या फिर जो आप बॉन्ड बाय कर रहे हो, या फिर सीडीज बाय कर रहे हो, वो आपको वहां शो होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझिए कि बैंक अकाउंट से ही आपका डीमैट अकाउंट लिंक होगा। डीमैट अकाउंट के बेसिस पे ही आप जो है शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग, या फिर आपको जितने भी आपका शेयर्स का बैलेंस है वो वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ले दे के बात यह है कि डीमैट अकाउंट में ही आपके शेयर्स पड़े होंगे। ठीक है, बट वो जो डीमैट अकाउंट है उसमें जो डिपॉजिटरीज हैं, चाहे सीडीएसएल ले लीजिए या एनडीएसएल एनएसडीएल ले लीजिए, ठीक है, तो वो अपने पास शेयर्स जो हैं वो उनके पास होते हैं। बट अल्टीमेटली क्योंकि आप डायरेक्टली एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के पास अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, ठीक है, या फिर जैसे आप आरबीआई के पास डायरेक्टली अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, आपको एचडीएफसी के पास जाना पड़ेगा, एक्सिस के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मीडिएटर है। वैसे ही आप डायरेक्टली सीडीएसएल के पास ना अकाउंट खोलते हुए एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दैट इज ग्रो, जीरोधा या जो भी आपका ब्रोकर है वो वहां पर आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, थ्रू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन, आपका फोन नंबर वगैरह जो भी है, इससे आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, सीडीएसएल और एनएसडीएल जो भी आपके डिपॉजिटरी हैं, ठीक है, जैसे ग्रो का सीडीएसएल के पास है डिपॉजिटरी, ठीक है, सो वहां पर आपका जो है अकाउंट खुल जाएगा एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड एज अ बेनिफिशियल ओनर। तो आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है एक तरह से क्या होंगे, बेनिफिशियल ओनर होंगे। आपने मान लीजिए रिलायंस के शेयर्स खरीदे, ठीक है, ये आपने ब्रो किसके थ्रू खरीदे हैं, ग्रो के थ्रू खरीदे हैं, और वो शेयर्स कहाँ पे डिपॉजिट हैं, सीडीएसएल में डिपॉजिट है, एनएसडीएल में डिपॉजिट है, जैसे ग्रो का तो सीडीएसएल है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बट रिलायंस को कैसे पता चलेगा कि कल को मान लो कि उसने डिविडेंड अनाउंस किया, ठीक है, तो रिलायंस को कैसे पता चलेगा कि भाई आपको वो डिविडेंड पे करना है, फिर आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड आएगा, क्योंकि शेयर्स तो डिपॉजिटरीज के पास है ना, शेयर्स तो किसके पास है, डिपॉजिटरीज के पास है। तो रिलायंस को वो हेल्प करता है आपका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफरिंग एजेंट, जो केफिन टेक वन ऑफ द कंपनी, ये भी लिस्टेड कंपनी है, सीडीएसएल भी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, रिलायंस भी लिस्टेड कंपनी है। तो आप केफिन टेक के शेयर्स भी बाय कर सकते हो, सीडीएसएल के भी बाय कर सकते हो, और रिलायंस के भी बाय कर सकते हो इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो केफिन टेक हेल्प करता है कि हाँ भाई, चाहे रिलायंस में ये दिख रहा है कि सीडीएसएल के पास डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल इज एक डिपॉजिटरी जहां पर शेयर्स पड़े हुए हैं, बट किसके नाम पे पड़े हुए हैं, या फिर जो डिविडेंड है वो किसको देना है, वो हेल्प करता है आपका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफरिंग एजेंट। तो ऐसे पूरा का पूरा जो सर्कल है वो घूमता है, ऐसे पूरा का पूरा डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो काम करता है। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी ये है कि भाई जो केफिन टेक है वही हेल्प करता है रिलायंस को ये जानने के लिए कि भाई जो लीगल ओनर तो चलो सीडीएसएल है, सीडीएसएल के अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं, बट एक्चुअल में जो बेनिफिशियल ओनर है, जिसके पास जिसने पैसे लगाए हुए हैं शेयर्स बाय करने में, वो आप हैं या मैं हूं, या जो भी पर्सन है जिसने ग्रो के थ्रू जो है शेयर्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो ग्रो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रोकर हो गया आपका, ठीक है, सीडीएसएल आपका डिपॉजिटरी हो गया, रिलायंस जिसके आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, आप बेनिफिशियल ओनर है, आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, और केफिन टेक हेल्प करता है रिलायंस को ये जानने के लिए कि हाँ भाई वो शेयर्स किसके नाम पे हैं, अल्टीमेटली किसके नाम के ऊपर हैं, जो कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफरिंग एजेंट है। ठीक है, चलो अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो सिंपल सा उसका ये काम है कि जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है मार्केट में, उसको बायर से, जो बायर है ये बायर है, मान लीजिए सेलर है, तो इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको पूरी के पूरा तरीके से क्लियर करके दे। जो ट्रांजेक्शन है वो साफ सुथरा ट्रांजेक्शन हो और अच्छे से क्लियर हो जाए ये ट्रांजेक्शन, कोई भी दिक्कत इस ट्रांजेक्शन में ना आए, कि भाई जो बायर है उसके पास शेयर्स पहुंच जाए और सेलर है उसके पास पैसे प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेगुलेटर की। रेगुलेटर क्यों चाहिए होता है, रेगुलेटर मार्केट में क्यों, वाई रेगुलेटर, ठीक है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज का जो बिजनेस है वो अच्छे से चले, स्टॉक ब्रोकर जो है वो बिजनेस अच्छे से कंडक्ट करें, जैसे ग्रो है वो अच्छे से अपना बिजनेस कंडक्ट करें, जो पार्टिसिपेंट्स अलग अलग पार्टिसिपेंट्स की मैंने आपसे बात की, वो
अनफेयर प्रैक्टिसेस में ना जाएं, गलत प्रैक्टिसेस में ना जाएं, ठीक है। कॉर्पोरेट जो हैं वो अपने आप के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको मिस यूज ना करें, ठीक है, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज ना करें। जैसे अभी मिष्ठान फूड्स का जस्ट अभी सत्यम कंप्यूटर्स का तो मैंने एग्जांपल लिया, 2008 में ये फ्रॉड निकल के आया था, बट अभी अभी नई मार्केट में खबर आई है अबाउट मिष्ठान फूड, जहां पर सेबी ने 60 पेजेस की रिपोर्ट निकाली है कि ये कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन है और कंपनी ने अपने पैसों को मिस अप्रोप्रिएट किया है। देन जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटा छोटा पैसा लगा रहे हैं, उनका कहीं जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारा का सारा जो काम है वो कौन करता है, सेबी करता है। सेबी जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है। उसके बाद जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो मार्केट को कहीं मैनिपुलेट ना करें, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मार्केट के बारे में जो है वो सेबी बात करता है। तो ये रेगुलेटर क्यों चाहिए बेसिकली, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को क्या करे, रेगुलेट करे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कैसे ट्रांजेक्शन फ्लो होता है आपके स्टॉक एक्सचेंज में, और कैसे आपके पास जो है डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं आफ्टर सेटलमेंट, आफ्टर सब कुछ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है, रीच अस एट ak@ca-investmentwala.in, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में हम जो 9 लेक्चर बचे हैं आपके, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें नई लेके आएंगे जहां पर आपको चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट।